हेलो एवरीवन, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस। तो ब्लड कोएगुलेशन में हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट वन हमारा वेस्कुलर स्पाज और सेकंड वन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में हमने देखा था कि जो हमारी प्लेटलेट्स है वो किससे अटैच होती है, वॉन विलब्रेंड फैक्टर से। और वॉन विलब्रेंड फैक्टर से प्लेटलेट्स कौन से बॉन्ड से अटैच होती हैं, इसको हम बोलते हैं GP1B, ग्लाइकोप्रोटीन 1B। और जबकि प्लेटलेट आपस में अटैच होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी और थर्ड ए। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, प्लेटलेट प्लेटलेट के बीच में ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी और थर्ड ए। जबकि वॉन विलब्रेंड फैक्टर और हमारा प्लेटलेट्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन 1B। अब नाउ हम तीसरे स्टेज की बात करते हैं। स्टेज 3 हमारी है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन कोएगुलेशन जो होती है वो किसके थ्रू होती है हमारी, थ्रू द क्लोटिंग फैक्टर। ये हमारी क्लोटिंग फैक्टर के थ्रू होगी। इसमें क्या होता है, हमारे दो पाथवे होते हैं। एक पाथवे होता है इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। दूसरा इसमें हमारा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब इनमें डिफरेंस क्या है और ये क्या होते हैं, चलिए पहले इसको समझते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। हमारा जो इंट्रिंसिक पाथवे है, इंट्रिंसिक पाथवे किसके थ्रू स्टार्ट होगा, जो हमारा क्लोट बना है, जो हमारा प्लेटलेट्स का क्लोट बना है, ये स्टार्ट करेगा हमारे इंट्रिंसिक पाथवे को। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होती है, प्लेटलेट्स कंटेन नेगेटिव चार्ज। और ये जो नेगेटिव चार्ज रखती है प्लेटलेट्स, ये किसको एक्टिवेट करती है, हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स को। और एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है वो हमारा स्टार्ट होता है हमारी एंडोथीलियम से, यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियम होती है वो स्टार्ट करती है एक्सट्रिंसिक पाथवे को। और जबकि इंट्रिंसिक को कौन स्टार्ट करता है, हमारा प्लेटलेट्स को। ये जो प्लेटलेट्स प्लग होता है वो स्टार्टेड बाय द प्लेटलेट प्लग। और जो हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है ये किसके द्वारा स्टार्ट होता है, स्टार्टेड बाय द एंडोथेलियम। जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड कोएगुलेट क्यों नहीं होता है, या ब्लड जो है वो मतलब जमता क्यों नहीं है, तो उसमें हमने देखा था कि हमारी एंडोथीलियम जो होती है, एंडोथीलियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक तो हमारा होता है थ्रोम्बोमोड्यूलिन। ये थ्रोम्बोमोड्यूलिन क्या करता है, हमारा क्लोटिंग फैक्टर 2 को बाइंड करता है। ये जो हमारा क्लोटिंग फैक्टर 2 को बाइंड करता है, या फिर तो वो क्या करता है, क्लोटिंग फैक्टर 5th और क्लोटिंग फैक्टर 8th को इनएक्टिव करता है। जबकि एक इसके अंदर हमारा क्या था, हिपेरिन सल्फेट। दूसरा इसमें हमारा क्या था, हिपेरिन सल्फेट। ये हिपेरिन सल्फेट क्या करता है, ये हिपेरिन सल्फेट हमारा एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को बाइंड करता है। ये क्या था, हिपेरिन। ये हमारा किसको बाइंड करता है, 83 को। एंटी थ्रोम्बिन थर्ड जो था उसको बाइंड करता है। और ये दोनों क्या करते हैं, हमारे ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। तो इंट्रिंसिक पाथवे में तो क्या होगा, हमारी प्लेटलेट्स जो होंगी इनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, हमारे क्लोटिंग फैक्टर 12 को एक्टिवेट करेगा। जबकि इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा कि ये जो हमारे दोनों मॉड्यूलेटर थे, इसमें क्या होता है, जो ये क्या करेंगे इनके ऊपर आफ्टर इंजरी, ये दोनों क्या होंगी, यहाँ की जो ब्लड वेसल्स जो डैमेज हुई है वो क्या करेगी, इन दोनों को एक्टिवेट कर देगी। जो हमारा हिपेरिन सल्फेट से 83 जो बाइंड, जिसको वो बाइंड कर रहा था, अब वो उसको रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से हमारी ये मैकेनिज्म स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट वन बाय वन एक एक करके समझते हैं। पहले हम देखेंगे कि इंट्रिंसिक पाथवे, जिसको कौन स्टार्ट करता है, हमारी प्लेटलेट्स। तो हमारी प्लेटलेट्स किसको स्टार्ट करती है, इंट्रिंसिक पाथवे को। तो इंट्रिंसिक पाथवे कैसे स्टार्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो होता है ये किसको एक्टिवेट करता है, ये हमारा एक्टिवेट करेगा 12th क्लोटिंग फैक्टर को, 12th ए। यानी कि हमारा जो है 12th क्लोटिंग फैक्टर को क्या करेगा, 12th एक्टिव। यानी ये कैसा हो गया, एक लगाने का मतलब क्या है, स्मॉल ए फॉर एक्टिव। अब ये है स्मॉल ए, यानी कि 12th एक्टिव फैक्टर। ये किसको एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है हमारा 11th को। ये हमारा क्या है, 11th क्लोटिंग फैक्टर है, जिसको कौन एक्टिवेट करता है, हमारा 12th। यानी कि जब हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होगा इंट्रिंसिक पाथवे का, वो हमारा 12th क्लोटिंग फैक्टर से। इसको कौन एक्टिवेट करता है, हमारी प्लेटलेट्स, नेगेटिव चार्ज प्लेटलेट्स। ये 12th ए क्लोटिंग फैक्टर जो है वो किसको एक्टिवेट करेगा, हमारे 11 नंबर क्लोटिंग फैक्टर को। अब ये 11 नंबर क्या करेगा, ये 11 नंबर एक्टिवेट करेगा हमारे क्लोटिंग फैक्टर 9 को।
यानी कि 9 क्लोटिंग फैक्टर को। आपको अगर कि 10 कहाँ गया, तो ये 11 जो नंबर जो है वो किसको एक्टिवेट करता है हमेशा, ये हमेशा एक्टिवेट करता है 9th नंबर को। याद रखना, इसमें से हमें 10 क्या करना है, मिस करना है। 12, 11, 9, ये 9 जो होता है, ये 9 एक्टिवेट करता है हमारा 10th को। ये हमारा किसको एक्टिवेट करेगा, 10 फ्लोटिंग फैक्टर को। अब एक सवाल ये कि क्या ये 9th डायरेक्ट इसको एक्टिवेट कर देगा, नहीं, इसको एक्टिवेट करने के लिए अब हमें जरूरत पड़ती है एक्सट्रिंसिक पाथवे की। तो पहले हम इस इंट्रिंसिक पाथवे को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम उसमें क्या करेंगे, हम बताएंगे कि 9 10 जो एक्टिवेट हो रहा है वो किसके थ्रू एक्टिवेट होता है। 10A जो होता है ये किसको एक्टिवेट करता है, हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये किसको एक्टिवेट करता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को। जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्टिवेट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन है, यानी कि हम कहें क्लोटिंग फैक्टर हमारा क्या है, सेकेंड क्लोटिंग फैक्टर है, वो किसमें कन्वर्ट होगा, हमारा प्रोथ्रोम सेकेंड ए के अंदर। यानी कि प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट होगा, हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव के अंदर। और इसको कौन एक्टिवेट करता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एंजाइम इसको एक्टिवेट करता है। ये 12th ए जो होता है दो काम करेगा। पहला तो ये क्या करेगा, हमारे फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फिब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा, फिब्रिन के अंदर। ये फिब्रिनोजन तो कैसा होता है, सोल्यूबल होता है। जो फिब्रिन होता है ये कैसा होता है, इनसोल्यूबल। ठीक है। और ये क्या करेगा, सेकंड ए जो होता है ये क्या करेगा, हमारा जो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो क्लोटिंग फैक्टर 13 होता है, इस 13 को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। 13 को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और ये क्या करता है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये उसके अंदर जो हमारी फिब्रिन जो मैस होती है उसको क्या करेगा, ब्रांचिंग में कन्वर्ट करेगा। ये कैसा होता है, फिब्रिनोजन कैसे होता है ब्लड के अंदर, इस तरीके से, ये इस तरीके से सोल्यूबल कंडीशन में होता है ब्लड के अंदर। इसको जब जैसे ही क्लोटिंग फैक्टर या प्रोथ्रोम्बिन आएगा तो ये क्या करेगा, इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा। ये क्या हो गया, हमारी फिब्रिन को इस तरीके से वो लीनियर कनेक्ट कर देगा। लेकिन ये क्या होगा, ये इस लीनियर को इसमें ब्रांचिंग करने का काम कौन करता है, हमारा ये 13 क्लोटिंग फैक्टर जो है, ये जैसे ही हमारा आएगा और ये इसमें क्या करेगा, इस तरीके से ब्रांचिंग कर देगा। ये इस तरीके से जो ब्रांचिंग करता है ये हमारा कौन करता है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या क्लोटिंग फैक्टर 13 जो होता है वो इसके अंदर ब्रांचिंग का काम जो करता है वो करेगा। अब तो ये क्या था हमारा, इसको हम एक बार लिखते हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है, इंट्रिंसिक पाथवे, ये इंट्रिंसिक पाथवे कहां से स्टार्ट होता है, हमारा इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है हमारा 12th क्लोटिंग फैक्टर से। 12th एक्टिवेट करता है हमारा 11 को, 11 एक्टिवेट करता है हमारा किसको, 9 को, और 9 एक्टिवेट करता है हमारा 10 को। यहां तक क्या हमारा इंट्रिंसिक पाथवे इस तरीके से चलता है। अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे की, कि एक्सट्रिंसिक पाथवे कैसे चलता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, हमारी जो एंडोथीलियम होती है वो एंडोथीलियम किसको एक्टिवेट करती है, क्लोटिंग फैक्टर 3 को। ये क्लोटिंग फैक्टर 3 जो होता है ये किसको एक्टिवेट करता है, ये हमारा एक्टिवेट करता है क्लोटिंग फैक्टर 7 को। ये किसको एक्टिवेट करेगा, 7, इसको ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, 7A के अंदर, यानी 7 एक्टिव क्लोटिंग फैक्टर के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। अब आगे क्या होगा, ये 7 जो है, एक तो ये किसमें हेल्प करता है, इसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा ये किसमें हेल्प करेगा, हमारा एक ये 10 को 10A में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और एक तो हमारा 10 को कौन कौन एक्टिवेट कर रहा है, एक तो 9 और एक इसके अलावा 8 क्लोटिंग फैक्टर। 8 क्लोटिंग फैक्टर यानी कि इसको 10 को कौन कौन एक्टिवेट करेगा, ध्यान रखना, 10 के लिए 7, 8 और 9।
7, 8, 9 प्लस में इसके लिए क्या चाहिएगा, हमें इसमें चाहिएगा कैल्शियम। ये कैल्शियम भी आके इसको एक्टिवेट करता है। तो हमें क्या क्या चाहिए, 8, 7 और 9, यानी 7, 8, 9 एक्टिवेट करते हैं 10 को। तो याद रखना, हम ये हमारा कौन सा पाथवे है, एक्सट्रिंसिक पाथवे का। कहां से स्टार्ट हुआ, थर्ड क्लोटिंग फैक्टर से। थर्ड ने किसको एक्टिवेट किया, 7 को। 7 ने क्या किया, हमारा दो काम किए। एक तो इसने किया 10, 9 को एक्टिवेट किया, और दूसरा इसने 10 को एक्टिवेट किया, करने में हेल्प की। तो यानी कि एक्सट्रिंसिक पाथवे ने 10 और 9 को और 10 को एक्टिवेट करने में हेल्प की। 10 के साथ में और क्या चाहिए, कैल्शियम और क्लोटिंग फैक्टर 8। इसके अलावा हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो होता है, इसको क्या क्या चाहिए, एक तो इसको चाहिए हमारा क्लोटिंग फैक्टर 3, इसको क्या चाहिए, क्लोटिंग फैक्टर 3, और इसको क्या चाहिए, कैल्शियम। इसको क्या चाहिए, कैल्शियम। तो यानी कि ये हमारा क्या है, क्लोटिंग कोएगुलेशन मैकेनिज्म है कि इसमें किस तरीके से हमारी फिब्रिन मैस बनती है। तो ये फिब्रिन मैस जो होती है, अब ये कैसे इसमें वो करेगी, तो इसमें क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से आएगी। अब इसकी ब्रांचिंग है, तो ये कैसे जाएगी, ये हमारा क्लोट के ऊपर क्या हो गई, फिब्रिन मैस। अब इसमें क्या होगी, ब्रांचिंग की वजह से ये क्या होगा, इस क्लोट ये आपस में टाइटली कनेक्टेड होगी। इस तरीके से जो बॉन्ड होगा, या फिर हम कहें कि जो क्लोट होगा वो क्या होगा, टाइटली अटैच्ड होगा, और ये कैसा हो जाएगा, परमानेंट। ये कैसा होगा, ये क्लोट जो होगा वो परमानेंट होगा। तो इस तरीके से ये होगा, हमारा जो क्लोट होता है या कोagulation में जो क्लोट बनता है क्लोटिंग फैक्टर्स का, वो प्लेटलेट्स को इस तरीके से कवर कर लेता है कि वो उनको आपस में अंदर तक उनको बांध के रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये परमानेंट क्लोट का फॉर्मेशन करता है। जबकि प्लेटलेट्स क्या होती है, सिर्फ आपस में वन विलब्रेंट फैक्टर के साथ अटैच होती है। उनको ऊपर से कवर करना और उनको अंदर से मतलब सुई की तरह से, सुई धागे की हेल्प से उसको सीलने का काम करता है हमारा क्लोटिंग फैक्टर। और ये क्या करती है, फिब्रिन जो होती है, फिब्रिन जो हमारे क्या करती है, मैस का फॉर्मेशन करती है, यानी जालीनुमा स्ट्रक्चर इसके ऊपर बना के और इसको अच्छे से कवर करती है। अब क्या होता है कि इसमें हमने बात की इंट्रिंसिक पाथवे, तो क्या था हमारा 12, 11, 9 और 10। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे की अगर मैं बात करूं, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है, इसमें क्या क्या हेल्प करेंगे हमारे, कहां से स्टार्ट होगा, 3 से। 3 कन्वर्ट होगा किसमें, 7 में। 3 3 होगा 7 में। 7 किस में हेल्प करेगा, एक तो 9 में, एक एक किस में हेल्प करेगा हमारा 10 में। और इसमें क्या चाहिए, 8th क्लोटिंग फैक्टर चाहिए जो इसके 10 के लिए चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो स्टार्ट कहां से, इंट्रिंसिक 12th क्लोटिंग फैक्टर से, और जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे कहां से स्टार्ट हो, हमारा 3rd क्लोटिंग फैक्टर से। तो ये हमारा क्या, कोएगुलेशन की थर्ड प्रोसेस जो हमारी थी, कोएगुलेशन, और किसके थ्रू कंप्लीट होती है, कोएगुलेशन फैक्टर के थ्रू। इसमें कितने मैकेनिज्म होते हैं, 2 मैकेनिज्म होती है, एक इंट्रिंसिक होती है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है, जो हमारी डैमेज ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो स्टार्ट करती हैं, वो भी कब स्टार्ट करती है, जब हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाता है। अगर किसी के अंदर हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन नहीं होगा, तो याद रखना, जिसमें प्लेटलेट नहीं मतलब प्लेटलेट आपस में नहीं क्लस्टर बनाएंगी, उसमें ये पाथवे एक्टिवेट नहीं होगा। क्योंकि प्लेटलेट्स क्या करती है, जब भी बहुत सारी प्लेटलेट आपस में एक जगह इकट्ठी होती है, या इनका जो प्लग बनता है, ये प्लग क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमारे 12th क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है। और ये एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं, फिर वो हमारे इस कोएगुलेशन कास्केड को स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा जो क्या बनता है, फिब्रिन नेटवर्क बनता है। फिब्रिन नेटवर्क जो बनता है, ये हमारा कब बनता है, जब हमारी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होके और इसको 12th क्लोटिंग फैक्टर को स्टार्ट करती है। हमारी एंडोथेलियम फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करके और इस कोएगुलेशन कास्केड को कंप्लीट करने में, या फिर बोले कि कोएगुलेशन या फिब्रिन नेटवर्क बनाने में हेल्प करती है। तो ये हमारा था 3rd स्टेप। 4th स्टेप हमारी आती है प्लेटलेट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर। अब ये जो प्लेटलेट्स है, अब ये इतना मोटा क्लोट बना है, अब ये क्लोट क्या करता है, इस ब्लड फ्लो के
फ्लो में, कंटिन्यूस फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके रिपेयर फेज में ये प्लेटलेट्स जो होती है इनके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, इन ब्लड वेसल्स के अंदर रीजनरेशन स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ये क्लॉट छोटा होता जाता है, धीरे धीरे छोटा छोटा। फिर अंतिम प्रोसेस जो होती है हमारी फिब्रिनोलाइसिस, उसमें क्या होता है, हमारा टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए जो होता है इस क्लॉट को डिटेक्ट कर लेगा। तो हम बात करते हैं हमारी फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज जो हमारी है वो है प्लेटलेट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर। ये हमारी कौन सी फेज है, हमारी फोर्थ फेज है, जिसके अंदर क्या होगा, इसमें हम बात करें कि हमारी जो प्लेटलेट्स हैं धीरे धीरे ये प्लेटलेट्स क्या होंगी, छोटी होने लगेंगे। इसमें क्या क्या प्रोसेस है, फर्स्ट वन प्लेटलेट क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगी, प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा है प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर। और थर्ड वन हमारा है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये हमारी क्या होती है, इस फोर्थ फेज के अंदर ये तीन केमिकल सीक्रेट होते हैं। पहले भी क्या होता है कि प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हमारी ये प्लेट्स जो होती हैं धीरे धीरे क्या करती हैं, अपनी साइज को छोटा करना स्टार्ट करती है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से इनकी साइज छोटी होगी और ये क्लोट धीरे धीरे छोटा होगा। दूसरा वन ये क्या होगी, इसकी वजह से क्या होता है, क्लोट डिक्रीज इन साइज। ठीक है। फिर आता है प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, ये इसको हम लिख सकते हैं प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर पीडीजीएफ। ये क्या करता है, इसके ये माइटोसिस एंड प्रोलिफरेशन, ये क्या करता है, माइटोसिस एंड प्रोलिफरेशन इन स्मूथ मसल्स। ये हमारी इसके नीचे क्या थी, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स थी, ये जब इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज थे और हमारी क्या थी, मसल्स थे, ये हमारी स्मूथ मसल्स थी। ये स्मूथ मसल्स जो होती हैं, जो डैमेज स्मूथ मसल्स होती हैं, इनके अंदर माइटोसिस और इनको प्रोलिफरेशन यानी इनकी सेल्स में ग्रोथ करवाने वाला फैक्टर कौन सा है, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। और ये कौन सीक्रेट करता है, हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं ये सीक्रेट करती है ग्रोथ फैक्टर को, और वो किसमें हेल्प करता है, हमारी माइटोसिस एंड प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। जब भी उनका स्मूथ मसल्स का जैसे जैसे धीरे धीरे उनके क्या होगा, रीजनरेशन होगा और स्मूथ मसल्स रिपेयरमेंट होगा। उसके बाद में थर्ड फैक्टर हमारा आता है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये क्या काम करता है, रीजनरेशन ऑफ ब्लड वेसल एंडोथेलियम। ये हमारी जो डैमेज ब्लड वेसल्स थी, ये क्या था, हमारी ब्लड वेसल्स यहाँ से यहाँ तक जो इंजरी हुई थी या कट लगा था, उसमें क्या होगा, धीरे धीरे इसको रीजनरेट करना स्टार्ट करेगा। जब इसमें रीजनरेशन स्टार्ट होगा तो ये जो जहां से हमें ये दिख रहा है वो विल्ब्रेन फैक्टर रिलीज हो रहा है, ये क्या होगा, धीरे धीरे कवर होगा और इसमें क्या होगा, हमारा ब्लड अल्टीमेटली ये हमारी जो एंडोथेलियम है इसका रीजनरेशन होगा और ये हमारी ब्लड वेसल्स धीरे धीरे टाइम बीइंग ये क्या होगी, हमारी वापस से इसका न्यू फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या करेगी, हमारे इस ब्लड जो लाइनिंग है इसको बनाने में हेल्प करेगी। तो क्या क्या हो गया, एक तो प्लेटलेट्स ने अपनी साइज छोटी की, यानी कि इसका क्लोट का साइज क्या होगा, छोटा होगा। दूसरा स्मूथ मसल्स जो डैमेज हुई थी उनका रिपेयरमेंट होगा। तीसरा वीईजीएफ वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो रिलीज होगा और ये इस वेसल्स को बनाने में हेल्प करेगा। तो इसमें इससे क्या होगा कि पूरी जो हमारी स्ट्रक्चर है सेम टू सेम पहले जैसी होगी। अभी फिफ्थ प्रोसेस क्या है हमारी, पांचवी प्रोसेस हमारी फिब्रिनोलाइसिस। फिब्रिनोलाइसिस, ये फिब्रिनोलाइसिस क्या होता है, ये जो हमारी पूरी प्रोसेस है, यानी कि जिसमें हमने क्या किया कि प्लेटलेट्स को इकट्ठा किया, उसके बाद में उसके अंदर हमने ये पूरे क्लोटिंग फैक्टर्स को इकट्ठा करके और एक नेटवर्क बनाया जिसको हम बोलते हैं हमारा प्लग, जो हमारा क्लोट बोलते हैं। ये क्लोट क्या करता है, अब धीरे धीरे इस क्लोट को हमें यहाँ से हटाना होता है, क्योंकि अब जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है हमें इस क्लोट को हटाने की जरूरत है। उसके लिए क्या होता है कि ब्लड के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं
टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टीपीए। टीपीए की फुल फॉर्म है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये क्या करता है, इस प्लाज्मिन प्लग जो है, ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन जो प्लाज्मिन, ये क्या करता है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। और ये प्लाज्मिन क्या करता है, प्लाज्मिन डिजोल्व फिब्रिन नेटवर्क। ये क्या करेगा, ये प्लाज्मिनोजन जो होता है धीरे धीरे इन क्या करेगा, इन बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू करेगा। जब इनको ये तोड़ देगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे 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 टीपीए क्या करेगा, इस क्लॉट को पूरा हटा देगा यहाँ से। तो ये कैसी हो जाएगी, ये हमारी ब्लड वेसल्स पहले जैसी किस तरीके की दिखने लगेगी। तो ये हमारा कौन काम करता है, इसको एक्टिवेट वापस इस क्लॉट को हटाने का, टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है वो धीरे 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 इस क्लॉट को यहाँ से हटा देगा। तो ये क्या हो गया हमारा ब्लड कोएगुलेशन की पूरी पांचों प्रोसेस, जिसमें पहला हमारा वेस्कुलर स्पाज्म था, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन था, तीसरा हमारा कोएगुलेशन था, चौथा हमारा प्लेटलेट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर था, और फिफ्थ था हमारा फिब्रिनोलाइसिस। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा कंप्लीट ब्लड कोएगुलेशन। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।